बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथिक मेडिसिन लाइकोपोडियम का ताल्लुक प्लांट ग्रुप से है। इसके अंदर कार्बोनाइट्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन मिलती है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है कार्बोनाइट्रोजिनाइड कॉन्स्टिट्यूशन, ये सोरा की कॉन्स्टिट्यूशन है। सोरिक जो पेशेंट्स होते हैं जिनको सोरिक मियाज ने इफ़ेक्ट किया होता है, उनके अंदर हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन मिलती है। इसी तरह से साइकोसिस के अंदर हमें हाइड्रोजिनॉइड और सिफिलिस के अंदर हमें ऑक्सीजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन मिलती है। तो अब अगर इसको इस तरह से देखें तो ये एक एंटी सोरिक मेडिसन है। इन अमराज में काम आती है जो ग्रेजुअली डेवलप होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता से आती हैं। इसकी जो अलामात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से आती हैं और फंक्शंस ख़राब होते हैं ऑर्गन्स के। इसका ज़्यादा असर डाइजेस्टिव सिस्टम पर और यूरिनरी सिस्टम पर नज़र आता है। जहाँ भी लाइकोपोडियम की ड्रग पिक्चर हमें मिलेगी तो उसके अंदर ये दोनों सिस्टम ज़्यादा अफेक्टेड नज़र आएंगे। डाइजेस्टिव पावर पर फ़र्क पड़ता है, लीवर के फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं, किडनीज के फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं। लाइकोपोडियम एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसन भी है। इसका मरीज़ कुछ अलामात जो उसे देखने से हमें अंदाज़ा हो जाता है, तो इसके मरीज़ के जिस्म पर झुर्रियाँ होती हैं। वो चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, चेहरा उसका मुरझाया हुआ होता है। लीवर के फंक्शन ख़राब होने की वजह से इसकी स्किन पर पीले धब्बे, जर्द दाग दिखाई देते हैं। ऐसे बच्चों पे इसका असर ज़्यादा नज़र आता है जो अपनी उम्र के लिहाज से बड़े नज़र आते हैं। प्री सेनिलिटी, अपनी उम्र के लिहाज से वो बड़े नज़र आते हैं जिस्म पे झुर्रियाँ होने की वजह से, लेकिन उनका जिस्म कमज़ोर होता है। एमेसिएशन होती है, सूखापन हमें इसके अंदर नज़र आता है और सुबह के वक्त कमज़ोरी ज़्यादा महसूस होती है। जो इसका लाइकोपोडियम का पेशेंट होता है उसके अंदर खुद एतमादी की कमी होती है, उसका हाफिज़ा कमज़ोर हो जाता है। पहले वो ठीक होता है लेकिन ये डिजीज़ आने के बाद उसका हाफिज़ा कमज़ोर हो जाता है, शकी मिजाज होता है, वो कंफ्यूज्ड थॉट्स होते हैं उसके, वो गलत लिखता पड़ता है, स्पेलिंग लिखेगा बोलेगा तो गलत लिखे बोलेगा, कोई नई चीज़ देखना उससे बर्दाश्त नहीं होता। सर इसका बिलावजह हिलता रहता है, पेशानी पर शिकने नज़र आती हैं, बाल इसके वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, बाल्डनेस आता है। नाक इसका बंद होता है, नथने हिलते रहते हैं, फैन लाइक मोशन ऑफ एलियानेजी। सोते वक्त इसकी आधी आंखें खुली मिलती हैं। जब खाना खा रहा होता है तो इसे जल्दी होती है, जल्दी जल्दी खाता है। तो ये इसकी थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन है। अब देखते हैं कि इसकी जो फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस हैं उनका क्या नतीजा निकलता है, ये किस तरह की होती हैं। लाइकोपोडियम की ड्रग पिक्चर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होता है, इसके अंदर क़ुव्वत हज़म कमज़ोर होती है, भूख की ज़्यादती होती है, भूख इसको लगती है, मीठी अशिया की डिज़ायर इसके अंदर मिलती है, गर्म चीज़ों की डिज़ायर मिलती है, क्रेविंग मिलती है, लेकिन क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो है तो गैस बनती है। भूख शदीद होती है लेकिन चंद ही लुकमे खाता है तो गैस बनना शुरू हो जाती है, पेट फूल जाता है, अफारा मिलता है इसके अंदर, क्योंकि मरीज़ गैस से भरा होता है। सो इरिटेशंस गैस की वजह से, खट्टी डकारें, फिर हिचकियाँ। अब डकारें इसके अंदर इनकम्प्लीट होती हैं, वो फेरेंक्स तक आती हैं और फिर यहाँ तक इसको घंटों उसमें जलन होती रहती है एसिडिटी की वजह से। फिर इसी एसिडिटी की वजह से मुंह में छाले निकलते हैं, मुंह से स्मेल आती है, मुंह में पानी आता है, गला खुश्क होता है लेकिन इसको प्यास नहीं होती, खाया पिया नाक के रास्ते से निकल जाता है। लीवर की डिजीज़ मिलती है, पेट के ऊपर भूरे दाग मिलते हैं लीवर डिजीज़ की वजह से, हेपेटाइटिस मिलता है इसके अंदर, ड्रॉप्सी होती है लीवर की डिजीज़ की वजह से। फिर राइट साइड का हर्निया मिलता है। स्टूल अगर इसके देखें तो वो हार्ड होते हैं और पास करना बहुत ही मुश्किल होता है, नाकाम हाजत होती है, इनअफेक्चुअल अर्जिंग। स्टूल पास करते वक्त इसको ज़ोर लगाना पड़ता है, उस ज़ोर की वजह से फिर इसमें हेमराइड्स मिलते हैं, पाइल्स। इसी तरह यूरिन पास करने से पहले भी कमर में दर्द होता है, वो देर से उतरता है, ज़ोर लगाना पड़ता है, रुक जाता है, रिटेंशन आती है। पोलीयूरिया मिलता है, रात को यूरिन फ्रीक्वेंट होता है, बार बार होता है। फिर यूरिन के साथ सुर्ख ज़रात आते हैं, सुर्ख रेत आती है यूरिन के अंदर। बच्चा यूरिन पास करने से पहले दर्द से चीखता है। रीनल स्टोन्स मिलते हैं इसके अंदर, गुर्दों के अंदर पथरी, और उसकी वजह से फिर दर्द, रीनल स्टोन, कॉलिक। लाइकोपोडियम जेनिटल सिस्टम पर बहुत गहरा असर करती है।
अब मेल्स के अंदर देखें तो इम्पोटेंसी मिलती है, फिर प्रीमेच्योर एमिशंस मिलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ा हुआ होता है। फीमेल्स के अंदर राइट ओवेरियन पेन मिलते हैं, लिकोरिया मिलता है जिसकी वजह से जलन होती है, जलनदार लिकोरिया, स्टूल्स के साथ ब्लड गिरता है, क्वेश्चन पेनफुल होती है इसके अंदर। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अलावा और ग्लैंड्स पर भी काम करती है जिसमें टॉन्सिल्स आ जाते हैं, टॉन्सिल्स में अल्सरेशन मिलती है, फिर वोकल बैंड्स की अल्सरेशन मिलती है, लेरेंजाइटिस मिलता है इसके अंदर। स्पेशियस ग्लैंड्स पर इसका फंक्शन नज़र आता है, स्पेशियस ग्लैंड्स के फंक्शन को रेगुलेट करती है, ये जो पसीना बनाने वाले ग्लैंड होते हैं स्किन के अंदर। स्टाइज मिलती हैं इसके अंदर, गुहांजनी, ब्लाइंडनेस मिलती है, डे ब्लाइंडनेस भी मिलती है और नाइट ब्लाइंडनेस भी, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। निस्फ नजरी पाई जाती है, सीज ओनली वन हाफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आधी चीज़ इसको नज़र आती है। फिर निगलेक्टेड नमूनिया मिलता है इसके अंदर, ऐसा नमूनिया जिस पर तवज्जो ना दी गई हो और वो बिगड़ चुका हो। अब जहाँ पर भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स मिलेंगी वहाँ पर इसकी नथनों की हरकत वही मिलेगी जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में देखी है। सांस लेते वक्त मुश्किल पेश आती है। एओर्टिक डिजीज़ मिलती है इसके अंदर, शरेयान की रसौली, पुअर सर्कुलेशन मिलती है, रात को धड़कन तेज़ हो जाती है, लेफ़्ट साइड पर इससे लेटा नहीं जाता, नहीं लेट सकता ये लेफ़्ट साइड पर। एक्सट्रीमिटीज़ के इसके अंदर दर्द मिलते हैं, टांगों में, बाजुओं में, स्पेशली रात के वक्त। एक पाँव गर्म होता है और दूसरा सर्द, राइट फुट जो होता है वो हॉट होता है और लेफ्ट फुट कोल्ड होता है। किडनी की फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से यूरिक एसिड की ज्यादती होती है, गाउट मिलता है। फिर चाकी डिपॉजिट्स मिलते हैं जॉइंट्स के ऊपर, शाटिका मिलता है इस पे, पाँव पे पसीना मिलता है, एड़ी में ये जो हील्स हैं इनके अंदर दर्द मिलते हैं, पाँव के तलुओं में कॉर्न्स मिलते हैं, टांगे और बाजू सो जाते हैं, नमनेस मिलती है इनके अंदर, ट्विचिंग और जर्किंग पेन्स मिलते हैं। फिर स्किन की अलामात देखें तो ड्राइनेस मिलती है, मेम्ब्रेन्स की, स्किन की, हथेलियों पर खुश्की नज़र आती है। अब इसकी जो भी स्किन की अलामात होती हैं या बाकी ये जितनी अलामात हैं वो एसोसिएटेड होती हैं गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के साथ, यूरिनरी या हेपेटिक डिसऑर्डर्स के साथ, फिर चाहे वो एक्जिमा है, अब्सेस है या इवन कैंसेरियस इफ़ेक्ट्स हैं, वो इनके साथ लिंक्ड होते हैं। जब हम इसकी मोडेलिटीज़ देखते हैं तो वो भी बहुत ही स्पेसिफिक हैं। इसकी अलामात दाएं से बाएं को जाती हैं, सिम्टम्स रन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फिर ऊपर से नीचे को जाती हैं, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। अलामात 4 बजे शाम से 8 बजे रात तक बढ़ती हैं, वर्स फ्रॉम 4 to 8 PM। और जो लंग्स की तकलीफ़ हैं इसकी, उसमें नथने पंखे की तरह हिलते हैं। अच्छा, अब आराम कैसे आता है? हरकत से, आधी रात के बाद, फ्रॉम वार्म फूड एंड ड्रिंक, और अनकवर करने से। तो अब लाइकोपोडियम क्या है? एंटीसोरिक मेडिसिन है और मोस्ट प्रोमिनेंटली डाइजेस्टिव सिस्टम पर और यूरिनरी सिस्टम पर असर करती है। इनके फंक्शंस को ठीक करेगी तो ये जितनी हमने अलामात देखी हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ही ठीक हो जाएंगी। तो इसका असर हमें डाइजेस्टिव सिस्टम पर और यूरिनरी सिस्टम पर नज़र आता है और इनसे लिंक्ड अलामात पर। अब हम 3 बड़ी मेडिसिन डिस्कस कर चुके हैं, कार्बोवेज, चाइना और लाइकोपोडियम। तीनों के अंदर हमें गैस मिलती है, खाने के बाद तकलीफ़ में इजाफा मिलता है, एग्रावेशन आफ्टर ईटिंग मिलती है, तीनों के अंदर इरेक्टेशंस हैं, फ्लैटुलेंस हैं, कि गैस बनती है तीनों के अंदर, वाइटैलिटी भी इन तीनों के अंदर लो है। अब जब हम कार्बोवेज को देखते हैं तो कार्बोवेज के अंदर स्लो डाइजेशन है, वो चाइना के अंदर भी है स्लो डाइजेशन, कि स्लो डाइजेशन हमें लाइकोपोडियम के अंदर भी मिलती है, तीनों के अंदर स्लो डाइजेशन की वजह से गैस बन रही है। लेकिन कार्बोवेज की स्लो डाइजेशन ऑक्सीजन की कमी की वजह से है, जिसकी वजह से पट्रीफिकेशन है। चाइना की लो वाइटैलिटी की वजह से है, जिसकी वजह से डाइजेशन स्लो है, पट्रीफिकेशन नहीं है लेकिन डाइजेशन स्लो है। और लाइकोपोडियम की फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से है। अब जो इन तीनों के अंदर मेन डिफरेंस आ रहा है इनकी गैस बनने के अंदर, उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है? पहली बात तो पेरियोडिसिटी की आ जाती है। चाइना की जितनी भी अलामात हैं उनके अंदर हमें पेरियोडिसिटी मिलेगी और ये पेरियोडिसिटी हमें लाइकोपोडियम में या कार्बोवेज में नहीं मिल रही। चाइना इस तरह से डिफ्रेंशिएट होगी। नंबर 2, चाइना के अंदर अनडाइजेस्टेड स्टूल है, उसके अंदर स्लो डाइजेशन है जिसकी वजह से उसका स्टूल, उसकी वॉमिटिंग अनडाइजेस्टेड है। फिर जो लाइकोपोडियम है इसके अंदर इनफ्रीक्वेंट अर्जिंग है,
हार्ड स्टूल्स हैं, इवन यूरिन करते हुए उसको ज़ोर लगाना पड़ता है। तो ये इस तरह के ज़ोर हमें चाइना या कार्बोवेज के अंदर नहीं मिलते। कार्बोवेज के अंदर क्योंकि पट्रीफिकेशन है तो उसके स्मेली, बहुत ही ज़्यादा स्मेली स्टूल्स मिलते हैं, वो मुंह से उसके स्मेल आ रही है, उसकी इरेक्टेशन स्मेली है, फ्लैटुलेंस स्मेली है, तो वहाँ पे हमें स्मेल ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू दीज टू मेडिसिन्स। फिर लाइकोपोडियम की सिम्टम्स जो हमने मोडालिटीज़ देखी कि ये 4 से 8 तक इसकी सिम्टम्स में एग्रावेशन मिलती है। तो कार्बोवेज के अंदर ये टाइम हमें नहीं मिलता एग्रावेशन का, और चाइना के अंदर तो वैसे ही पेरियोडिसिटी मिलती है, वक्फा मिलता है उसके अंदर 2 दिन का, 4 दिन का, 8 दिन का। तो अब एक तो ये जो इसका टाइम हो गया, दूसरा जो इसकी वजह है गैस बनने की, उसकी बेसिस पर हम इसको डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकते हैं और फिर प्रॉपर मेडिसिन उसको उसकी ड्रग पिक्चर के मुताबिक दे सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स देखते हैं इसकी लाइकोपोडियम की, तो काफ़ी सारी मेडिसिन्स इसकी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स हैं। सल्फ़र और कैलकेरिया कार्ब के बाद ये लाइकोपोडियम अच्छा काम करती है। लाइकोपोडियम के बाद कैलकेरिया का इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। ये एक साइकिल है सल्फ़र, कैलकेरिया और लाइको का, तो इसी सीक्वेंस में इन मेडिसिन्स को इस्तेमाल करवाना चाहिए। फिर बाकी जो इसकी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स हैं उसमें आयोडम आ जाती है, लेडम, गिरेफाइड्स, लेकिसिस, चैलिडोनियम, काली आयोडाइड, फास्फोरस, बेलाडोना, ब्रायोनिया, स्लेशिया, एपिकॉक। तो ये बहुत सी मेडिसिन्स हैं जो इसकी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स हैं। और कार्बोवेज भी इसकी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। लाइकोपोडियम के साथ कार्बोवेज को हेल्पिंग मेडिसिन इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर लाइकोपोडियम दे रहे हैं पेशेंट को तो हर 8वें दिन या 15वें दिन एक खुराक कार्बोवेज की देने से लाइकोपोडियम के असर में तेज़ी आ जाती है। चलें जी, ये थी लाइकोपोडियम। अब नेक्स्ट रेमेडी जो हम डिस्कस करेंगे वो है कैलकेरिया कार्ब। इजाज़त दें इस दुआ के साथ, अल्लाह हमारे नसीब, हमारे मुकद्दर अच्छे करे, हमारे लिए आसानियाँ करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।